हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक के बारे में। साथ में हम देखेंगे कि दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है और क्या दोनों इतने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। अगर आप बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि फार्माकोलॉजी 1 पढ़ रहे हैं, फार्माकोलॉजी 1 में जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, चाहे बी फार्म के स्टूडेंट हो, एमबीबीएस हो, नर्सिंग हो, तो ये आज का वीडियो आप पे काफी काम आने वाला है। जब कभी भी हम एक सिंपल या कॉमन व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो उसके दिमाग में अक्सर ये सवाल उठता रहता है कि जब कभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम होता है, डिजीज होता है, डिसऑर्डर होता है, मैं कोई ना कोई मेडिसिन रेस्पेक्टिवली लेता हूं। सैंपल के लिए अगर यहां पे हम बात करें एंटी डायबिटिक ड्रग के बारे में, तो आखिर ये दवाई कैसे मेरे बॉडी में जाती है और कैसे अपना असर दिखाती है? क्या असर दिखाने के बाद वो मेरी बॉडी में बनी रहती है? क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि कुछ दवाइयां एक दिन काम करती हैं, जबकि कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम वैक्सीन को भी रख सकते हैं जो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ में रहती है। तो उस कॉन्सेप्ट को वो हर एक मेडिसिन के साथ जोड़ देते हैं कि अगर मैंने बचपन के पहले दिन, जन्म के पहले दिन अपने लिए वैक्सीन लगवाया, वो तो मेरे मरते दम तक मेरे साथ रहता है। तो क्या कोई ऐसा ड्रग भी है या जिसको मैं कंज्यूम करता हूं वो भी पूरे बॉडी में रह सकता है? ये सोच उनके मन में रहती है। दूसरा, ये भी सोचते हैं कि आखिर ये दवाई करती क्या है, कैसे काम करती है, किस तरीके से अपना असर दिखाती है, या इसका जर्नी क्या है। ऐसे बहुत सारे अलग किंतु परंतु क्वेश्चन आपके मन में उठ सकते हैं। तो मोस्टली आज का वीडियो आपको ये बताएगा कि फार्माकोकाइनेटिक क्या है, फार्माकोडायनेमिक क्या है। अगर जनरल पब्लिक है तो ये बताएगा कि दवाई हमारे बॉडी में जाने के बाद किस किस रास्ते से गुजरती है और कैसे बॉडी से बाहर बाय बाय करके निकल जाती है, और बॉडी कैसे उसका वेलकम करता है या कभी कभी उसको वेलकम करने से बिल्कुल मना कर देता है, नो एंट्री का बोर्ड लगा देता है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के शुरुआत से। जब आप बात करते हो ड्रग की तो यह आ जाता है पूरी तरह से फार्माकोडायनेमिक में। जब आप बात करते हो बॉडी के रिस्पांस की तो यह आ जाता है आपके फार्माकोकाइनेटिक में। तो इसको मैं रखता हूं थोड़ी देर के लिए साइड और शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को डेफिनेशन के साथ में। तो हमारा आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द ड्रग एक्शन, जिसके अंदर फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक को हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन अगर आप देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक का, तो फार्माकोकाइनेटिक मतलब होता है व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग। यानी कि जब कभी भी आप ड्रग लेते हो, ड्रग कहने का मतलब यहां पे केवल दवाई से नहीं है, बल्कि ड्रग के अंदर 3 चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। ऐसा एजेंट जो प्रिवेंशन करने के लिए यूज होता हो, जैसे वैक्सीन। अगर आपने अपने बचपन में या अपने बच्चों को उनके बचपन में कोई वैक्सीन लगाया है, तो जिस दिन वैक्सीन लगाया है उस दिन ना तो उनको पोलियो रहा होगा, ना तो मम्स रहा होगा, रुबेला, कुछ भी ऐसा नहीं रहा होगा। फिर भी आप उनको पोलियो की वैक्सीन लगवाते हैं ताकि भविष्य में कभी उनको पोलियो ना हो। दैट मींस यहां पे ड्रग ऐसा काम कर रहा है, जो हुआ है उसको ठीक करने का काम नहीं कर रहा, जो हो सकता है उसको रोकने का काम कर रहा है। दैट इज व्हाई इट इज यूजिंग एज अ प्रिवेंशन। तो ड्रग वो भी है। दूसरा, ट्रीटमेंट के लिए, ये बहुत कॉमन है। अगर मुझे बुखार है, सर्दी है, खांसी है, तो उसको ठीक करने के लिए आप ड्रग लेते हो, दवाई लेते हो। वो दवाई काम करती है, बुखार, सर्दी, खांसी जो भी प्रॉब्लम वो ठीक हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ट्रीटमेंट। और एक होता है डायग्नोसिस, जिसमें हम किसी पर्टिकुलर चीज को जानना चाहते हैं कि क्या वो है या वो नहीं है, तो उसको पता लगाने के लिए हम उस एजेंट का यूज करते हैं डायग्नोसिस के पर्पस पे। तो ड्रग एक ऐसा एजेंट है जो प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट तीनों का काम करता है, तीनों की बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। सो व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक? जब आप कोई भी ड्रग लेते हो किसी पर्पस, इन तीनों में से किसी पर्पस के लिए, तो उस लिए गए ड्रग के रेस्पेक्ट में बॉडी क्या क्या करती है उस ड्रग के साथ, इसकी स्टडी कहलाती है फार्माकोकाइनेटिक। जाके इसके अंदर क्या क्या आएगा आगे डिस्कस करेंगे। वेयरएस ऑन द सेकंड हैंड, दूसरे हाथ में आ जाता है फार्माकोडायनेमिक, जिसमें हम ये करते हैं बात कि वो जो ड्रग आपने लिया है वो ड्रग क्या करता है। भाई 2 चीजें होती हैं, ताली बजाओ, एक हाथ से तो बजेगी नहीं। लड़ाई, एक आदमी अपने से क्या लड़ाई करेगा? तो कभी भी 2 चीजों की आवश्यकता होती है मिनिमम काम करने के लिए। तो ड्रग के केस में ऐसा भी है कि ड्रग बॉडी के साथ क्या करता है। अब आप भले ही ड्रग को इसलिए ले रहे हो कि वो आपकी बीमारी को ठीक करे, हो सकने वाले प्रॉब्लम को पहले से प्रिवेंट करे या डायग्नोसिस करे। अगर मैं इफेक्ट के बारे में बात करूं तो हर बार वो नहीं होता जैसा कि आप चाहते हैं। आप तो चाहते हैं कि ये दवाई मेरे लिए अच्छे से काम करे, लेकिन कई बार वो भी इफेक्ट दे देता है जो आप नहीं चाहते, जैसे हम साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट या फिर कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं। तो ड्रग के द्वारा दिया गया कोई भी रिस्पॉन्स, चाहे वो डिजायरेबल हो चाहे अनडिजायरेबल हो, दोनों को साथ में फार्माकोडायनेमिक के अंदर बात करते हैं। तो डेफिनेशन दोनों का हो गया, काइनेटिक और डायनेमिक। याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक में फार्माको वर्ड कॉमन है, तो फार्माको को हटा दें तो बचता है सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक और डायनेमिक। तो डायनेमिक का पहला वर्ड है डी और ड्रग का पहला वर्ड है डी। तो जब कभी भी आप ऐसा बोलो व्हाट डज ब्लैंक खाली स्थान डू टू द ब्लैंक, और उस पहले खाली स्थान में ड्रग को रखो। दैट मींस ड्रग अगर पहले आए, व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी इज कॉल्ड डायनेमिक, क्योंकि यहां पे डी पहले आ गया, और बाकी जो बचा है आपका काइनेटिक में हो गया। आई होप कि आपको ये सिंपल सा ट्रिक काम आएगा, याद रखने में मदद करेंगे।
अब हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक की, जिसे हम शॉर्ट में पीके कहते हैं। व्हाट डज बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी लिए गए ड्रग के रेस्पेक्ट में क्या करती है, इसे हम फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं। देखिए, हाउ डज द ड्रग गेट इन, अराउंड एंड आउट, इसका मतलब क्या है, ये जो लिया गया ड्रग है वो ड्रग कैसे बॉडी के अंदर आता है, इन, कैसे बॉडी में उसका मूवमेंट होता है यानी कि अराउंड, और फाइनली कैसे वो अपना असर दिखा करके गुड बाय करते हुए बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसकी स्टडी कहलाती है फार्माकोकाइनेटिक। सो व्हाट डज द बॉडी डू टू द ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक, ठीक है, जिसके अंदर मुख्य रूप से ADME आता है। ADME का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और फाइनली वो बॉडी से बाहर निकलने का प्रोसेस, और इसे हम एक्सक्रीशन के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इसके बाद इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। एब्जॉर्प्शन कहने का मतलब होता है, अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो कोई भी ड्रग जो आप ले रहे हो फाइनली वो उस ब्लड पे पहुंचे जिस पे उसे जाना है। रूट कोई सा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर आप ओरल रूट से ले रहे हो तो ओरल रूट से लेने के लिए आपको मुंह में रख के सॉलो करना पड़ेगा, बट उसको आप एब्जॉर्प्शन नहीं बोलेंगे। उस रास्ते से होता हुआ इसोफेगस, इसोफेगस से होता हुआ आपके स्टमक, स्टमक में डिसइंटीग्रेट होगा, डिसॉल्व होगा यानी कि घुल जाएगा। उसके बाद वो अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर वो ब्लड में पहुंचेगा। उस पॉइंट पे जब वो ड्रग आपके ब्लड में फाइनली पहुंच रहा है उसी को कहते हैं एब्जॉर्प्शन, यानी कि ड्रग का अपने डोजेस फॉर्म के अकॉर्डिंगली, अपने रूट्स ऑफ ड्रग एडमिशन के अकॉर्डिंगली फाइनली ब्लड स्ट्रीम में पहुंचना ही एब्जॉर्प्शन कहलाता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है अगला वर्ड। ADME में ए खत्म, डी की बारी आती है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब होता है सब तरफ बांटना। अगर सब तरफ अच्छे से बटेगा तभी वो अच्छे से काम कर पाएगा, पूरे बॉडी के अलग अलग हिस्से पे जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत आवश्यक है। जैसे अगर आपको मैं कुछ खाने के पैकेट्स देते हैं, मान लीजिए मेरे क्लास में 60 बच्चे हैं, मैंने किसी एक स्टूडेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि बेटा सब तक ये 60 पैकेट एक एक करके पहुंचा देना। उस बच्चे के मन में बीच में कहीं पे लालच आ गया। ये एग्जाम्पल काल्पनिक है जिसका किसी भी वस्तुस्थिति से कोई संबंध नहीं है, और अगर है तो ये एक कल्पना मात्र है और मुझे पता है कि ये होगा ही होगा। तो जब कभी भी आप उस बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, कभी कभी ऐसे चांसेस होते हैं कि वो बच्चा क्या करता है, जो बच्चे एब्सेंट है उनका हिस्सा भी अपने पास रख लेता है कि मैं अच्छे से खाऊंगा समोसा या कुछ भी है। बट अगर वो ज्यादा खा ले अपनी कैपेसिटी से तो क्या होगा, एक खाना चाहिए था वो 5-6 खा लेता है तो प्रॉब्लम तो उसको ही होगी। तो एक्यूमुलेशन होने लगता है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, एक आदमी ज्यादा कंज्यूम कर लिया। सो अगर ड्रग हमारा ब्लड में गया और ब्लड के बाद किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे गया, सेज आपके ब्रेन में गया, हार्ट पे गया, लंग्स पे गया, लीवर पे गया, किसी एक जगह पे ज्यादा जाके रुक गया, तो फिर आपको टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, नीड के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, सिचुएशन टू सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, तो उसका कंसंट्रेशन एक जगह पे कभी भी ज्यादा नहीं होगा, एक्यूमुलेशन नहीं होगा। इसको प्रॉपर बांटना ही डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। इसके बाद बारी आती है एम की। ADME में ए खत्म, डी खत्म, एम आ जाता है। एम का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म, जिसे हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना। इसके कई अलग अलग कॉन्सिक्वेंस है, जिसका एक फुल एक टॉपिक बन सकता है वीडियो के रूप में, जिसमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इनएक्टिव ड्रग का एक्टिव में कन्वर्ट होना, एक्टिव का इनएक्टिव में कन्वर्ट होना, लेस एक्टिव का मोर एक्टिव में कन्वर्ट होना, टॉक्सिक का लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट होना, लेस वाटर सॉल्युबल का वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होना। तो इन सबको मैं एक शब्दों में यह कह सकता हूं कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना ही मेटाबॉलिज्म है। अगर ये कन्वर्ट नहीं होगा तो फिर आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। जैसे अगर मैं आपको एक लड्डू देता हूं, सबसे सिंपल एग्जांपल इसका यही है, बड़ा सा शादी का लड्डू का आपने देखा होगा, बड़ा लड्डू, ये सिंपल सा अगर मोतीचूर के लड्डू भी कंज्यूम करो, बेसन के लड्डू भी अगर आप एग्जांपल लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं। वो लड्डू आप एक ही बार में खा नहीं सकते, आप उसको या तो चबा के तोड़ के खाते हो और फिर उसके बाद चीव 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 करते रहते हो। तो ये एक प्रकार से मेटाबॉलिज्म का एग्जांपल है। जो बूंदी के लड्डू में कई सारे बूंदी मिलकर के एक लड्डू बनाते हैं, वो भी मेटाबॉलिज्म का एक एग्जांपल है, एनाबॉलिज्म है, और उस लड्डू को तोड़ते हुए कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल है। तो उसके बिना पॉसिबल नहीं है किसी भी ड्रग का अच्छे फॉर्म में कन्वर्ट हो पाना, तो ये भी आवश्यक है। और फाइनली बात आ जाती है एक्सक्रीशन की। तो यहां पे ड्रग आपकी बॉडी में काम करने के बाद बॉडी से बाहर निकल जाता है। अगर ये सोच रहे हो कि ये ना निकले तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है। इसलिए ड्रग अपना काम करने के बाद नीड टू अकॉर्डिंगली, मतलब अपने नीड के अकॉर्डिंगली वो बॉडी को छोड़ देता है अलग अलग रास्ते को, रूट्स ऑफ ड्रग एलिमिनेशन के रास्ते को फॉलो करते हुए।
चाहे यूरिन से, स्वेट से, फीकल मटेरियल से, टीयर से, सलाइवा से, स्पर्म से, किसी भी रास्ते से वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये उनके रूट्स ऑफ एलिमिनेशन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर किए। अब हम अपने इस बोर्ड पे चलते हैं और एक एक करके डिटेल से देखना शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि बॉडी में ड्रग आने के बाद कैसे कैसे मूव करता है, उसकी पूरी स्टडी कहलाती है फार्माकोकाइनेटिक। बॉडी जो कुछ भी करता है ड्रग के साथ, अगर ड्रग बॉडी में आ रहा है तो उसको आरती की थाली लेके वेलकम करेगा, उसको अपने अपने घर घुमाएगा। ये मेरा हार्ट है, ये मेरा लीवर है, ये मेरा किडनी है, ये मेरा ब्रेन है, आप घूमो। तो उसने दिखा दिया। उसके बाद उसको मेटाबॉलिज्म करवाएगा, उसको रिलैक्स करवाएगा, बढ़िया आराम से बैठाएगा और फाइनली जब वो जाते रहेंगे तो उनको सी अप कर देगा, बाय बाय कर देगा। तो ये पूरा फार्माकोकाइनेटिक है। जैसे पहला आ जाता है आपका एब्जॉर्प्शन। तो मैंने कहा हाउ द ड्रग एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम। अगर कोई ड्रग हमारे ब्लड में पहुंच रहा है तो इसी स्टेप को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं और इसका एग्जाम्पल है बायो अवेलेबिलिटी। इसके ऊपर पूरा डिटेल लेक्चर 2 पार्ट में अवेलेबल है। व्हाट इज बायोअवेलेबिलिटी एंड फैक्टर अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी, आप वो देख सकते हैं। तो जब कभी भी ड्रग अपने डोजेस फॉर्म से पहुंच करके निकल करके अपने ब्लड में पहुंचता है, उसी को एब्जॉर्प्शन या बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं। जिस ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी जितनी अच्छी होगी उसका रिस्पांस उतना अच्छा होगा। दूसरा जो फैक्टर आ जाता है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बंटवारा। तो जब कभी भी ड्रग आपके ब्लड में पहुंचा तो ब्लड से कहां कहां कितना कितना जा रहा है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हाउ द ड्रग डिस्पर्स थ्रू आउट द टिश्यू, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसके एक एग्जांपल पैरामीटर है वीडी, जो कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कौन सा ड्रग का नेचर कैसा है कि वो किस बॉडी के पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्या उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है कि नहीं, उन सब की स्टडी आपके इसी फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर के अंदर की जाती है। उसके बाद अगला आ जाता है मेटाबॉलिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है, इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछे हैं अगर आप जनरल फार्माकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो। ये मेटाबॉलिज्म मतलब बायो ट्रांसफॉर्मेशन, एक फॉर्म का वाई फॉर्म में कन्वर्ट होना, यही मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ताकि वो अपना काम कर सके, अपना असर दिखा सके, यही मेटाबॉलिज्म कहलाता है। हाउ द बॉडी ब्रेक डाउन द ड्रग, जो बॉडी आपके ड्रग को ब्रेक डाउन करती है। ब्रेक डाउन करने का मतलब टुकड़े टुकड़े में तोड़ दिया नहीं, ब्रेक डाउन का मतलब है केमिकली ब्रेक डाउन करती है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक करती है, यही मेटाबॉलिज्म कहलाता है। और ये जो पूरा मेटाबॉलिज्म होता है वो हमारे लीवर में होता है, ये याद रखिएगा। लीवर में बहुत सारे मेटाबॉलिक एंजाइम पाए जाते हैं, हेपेटिक मैक्रोसोमल एंजाइम पाए जाते हैं, जिसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है साइटोक्रोम P450। ये एक मेटाबॉलिक एंजाइम है। कई अदर ड्रग इसी मेटाबॉलिक के इफेक्ट को कम या ज्यादा कर सकते हैं, जिसे हम एंजाइम इंडक्शन या एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं। इनके ऊपर भी वीडियो बना हुआ है, आप वो चाहें तो चेक कर सकते हैं। आज तो केवल हम कंपेयर कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है, जाकि इससे जाकर के वो ड्रग क्लियर हो सके, आराम से उसको हम कन्वर्ट कर सकें दूसरे फॉर्म में, ताकि वो बॉडी से बाहर वाटर के थ्रू यानी कि यूरिन के थ्रू निकल सके। साथ में हम देखेंगे मेटाबॉलिक एंजाइम, जिसका नाम मैंने आपको बता दिया, साइटोक्रोम P450। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इसके बाद बारी आ जाती है ई की, यानी कि आखिरी पार्ट की, वो है आपका एक्सक्रीशन। देखिए कोई भी ड्रग अगर हमारी बॉडी में जा रहा है तो अल्टीमेटली कभी न कभी उसे बॉडी से बाहर निकलना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा समझ सकते हो कि जिस भी व्यक्ति ने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन तो दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। उसे पता है ये चीजें होंगी, लेकिन ये डिसाइड नहीं है कि कितना दिन। सबके लिए ये फॉर्मूला नहीं है कि हर किसी के पास पहले से ये वैलिडिटी है कि 18 साल 20 दिन, 78 साल 20 दिन, 85 साल 25 दिन, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। जैसे सब अलग अलग सिचुएशन के ऊपर रहते हैं, सबका अपना अपना लाइफ स्पैन होता है, वैसे ही ड्रग का एक्सक्रीशन भी कई अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कोई ड्रग लंबे समय तक बॉडी में रहते हैं, जैसे वैक्सीन मैंने आपको बताया। कई ड्रग हफ्तों महीनों सालों तक असर करते हैं, जैसे कई कॉन्ट्रासेप्टिव सब्सटेंस हैं, वो लंबे लंबे सालों तक काम करते हैं। और कुछ ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी इतनी कम होती है कि वो दिन में आपको 2 बार लेना पड़ता है। सो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द केमिकल नेचर एंड द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग टेकन बाय यू और मी। तो यहां पे एक्सक्रीशन मतलब होता है कि वो ड्रग कैसे बॉडी को छोड़ करके निकल जाता है। इसके कई रास्ते मैंने आपको बताए हूं। तो हाउ द बॉडी एलिमिनेट दैट पर्टिकुलर ड्रग, बॉडी कैसे उस ड्रग को बॉडी से बाहर निकालती है, और उसकी स्टडी के अंदर हम पैरामीटर इंक्लूड करते हैं, वो होता है आपका हाफ लाइफ, जैसे हम टी हाफ कहते हैं। तो हाफ लाइफ वह टाइम है जिसपे किसी भी लिए गए ड्रग का कंसंट्रेशन आपके बॉडी में प्लाज्मा में हाफ रह जाता है इसके इनिशियल कंसंट्रेशन से, यानी कि लिए गए कंसंट्रेशन का आधा या तो खत्म हो जाता है या आधा बचा हुआ होता है। आधा गिलास जैसे कॉन्सेप्ट है कि एक गिलास में आधा पानी भरा है, तो आप उसको बोल सकते हो कि आधा पानी भरा है या आधा पानी खाली है, मतलब ग्लास हाफ है, न पूरा खत्म न पूरा बचा, आधा आधा। तो ये हाफ लाइफ के अंदर आ जाता है। क्लिनिकल गोल क्या है
इस पूरे एडीएमई को स्टडी करने के पीछे हमारा पर्पस क्या है, हमारा गोल क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं ताकि हम डोज का रेजिम डिसाइड कर सकें, डोज डिसाइड कर सकें, फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर सकें, रूट डिसाइड कर सकें। जैसा मैंने आपको बताया, पोलियो की दवाई आपको बीच बीच में दी जाती है। कई ऐसे वैक्सीन हैं जिनके बूस्टर डोज दिए जाते हैं और कई वैक्सीन ऐसे हैं जिनको लाइफ में एक बार दिया जाता है। लेकिन कई दवाइयां ऐसी होती हैं जिनको दिन में 2 बार, किसी को दिन में 3 बार, किसी को दिन में 1 बार, किसी को हफ्ते में 1 बार। सबके एग्जांपल ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। जैसे अगर आप कैल्शियम की बात करते हैं तो कई कैल्शियम की जो सप्लीमेंट हैं हफ्ते में 1 बार लिया जाता है। तो ये कैसे डिसाइड होता है? ये सब एडीएमई को ही पढ़ करके समझ करके डिसाइड होता है कि किसकी कितनी बायो अवेलेबिलिटी है। अगर बायोअवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है तो वेरी गुड, नहीं है तो उसको फॉर्म को चेंज करेंगे, क्रिस्टल फॉर्म को चेंज करेंगे, रूट्स को चेंज करेंगे, डोज को चेंज करेंगे, पीके को चेंज करेंगे, पीएच को चेंज करेंगे, अलग अलग पैरामीटर को चेंज करेंगे और उसी के रेस्पेक्ट में उसका फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन आगे जो होगा उसकी स्टडी कर सकेंगे। तो हमारा क्लिनिकल गोल एडीएमई के पढ़ने समझने के बाद खत्म हो जाता है। इसके बाद आपको समझाने की बारी आती है कि कैसे ये चीजें होती हैं आपके बॉडी में। तो यहां पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आने लगेगा। जब कभी भी हम ड्रग के बारे में बात करते हैं, अगर ओरल रूट के बारे में बात कर रहे हैं तो ये रहा हमारा टैबलेट। अगर किसी व्यक्ति ने कोई भी टैबलेट लिया है या कैप्सूल लिया है तो वो उनके ओरल रूट से होता हुआ, इसोफेगस होता हुआ स्टमक में पहुंच जाएगा। स्टमक में पहुंचने के बाद होगा उनका डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब है इस बड़े मॉलिक्यूल का, बड़े पार्ट का छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाना। उसके बाद इसका गायब हो जाना, घुल जाना, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद डिसोल्यूशन कहलाता है। डिसोल्यूशन के बाद ये पहुंच जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में और इसी स्मॉल इंटेस्टाइन से ये जो डिफरेंट मूवमेंट होते हैं, मूवमेंट ऑफ द ड्रग अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, इनके थ्रू होता हुआ आपके ट्रांसपोर्ट की ओर चले जाते हैं। ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से आपके ब्लड में पहुंच जाते हैं। ब्लड में पहुंचने के बाद इनके साथ प्लाज्मा प्रोटीन जो रहता है उसके साथ बाइंडिंग होती है। तो ये आपका ड्रग और इस ड्रग का प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंडिंग हो जाता है, जिससे उसके ड्रग के एक्शन पे फर्क पड़ता है। अगर बहुत ज्यादा बाइंडेड हो गया तो उसका डिले हो गया एक्शन, अगर बाइंड नहीं हो रहा तो वो फ्री है एक्ट करने के लिए। सो फ्री ड्रग ही अवेलेबल होता है एक्शन करने के लिए। तो जो बाइंड है वो हमेशा बाइंड रहेगा ऐसा भी नहीं, वो धीरे धीरे एफिनिटी के अकॉर्डिंगली छोड़ता जाएगा। तो जब बाइंड है तो काम नहीं करेगा, जब वो छोड़ देगा तो वो काम करेगा। तो कब छोड़ेगा ये नहीं कह सकते, तो कब एक्शन शुरू होगा वो इस बात की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि बाइंडिंग कितनी स्ट्रांग, कितना ड्यूरेशन के लिए है। तो इसके हिसाब से प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होगी। उसके बाद अलग तरीके के बैरियर्स को क्रॉस करेगा। जैसे यहां पे आप देख रहे हो BBB लिखा हुआ है। 3 तरह के मेन बॉडी में बैरियर होते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड प्लेसेंटल बैरियर और ब्लड टेस्टिस बैरियर। तो यहां पे बैरियर का मतलब है रुकावट, किसके किसके बीच में। अगर आप इसी को पकड़ लो तो पहला जो बी है वो आपका ब्लड है और दूसरा है आपका ब्रेन और तीसरा है आपका बैरियर। तो बैरियर किसके बीच में है? ब्लड और ब्रेन के बीच में है। यानी कि कोई भी ड्रग अगर आपके ब्लड में है तो वो ऐसे कैसे ब्रेन में नहीं चली जाएगी। मतलब हर ड्रग जो ब्लड में जाती है वो सीधा ब्रेन में चले जाए, ऐसा होगा तो गलत हो जाएगा। ये तो VIP प्रोटोकॉल है। मतलब कोई भी आदमी PM सर के घर में, CM सर के घर में, राष्ट्रपति घर में क्या ऐसे ही घुस जाएगा? जिसके पास परमिशन है, इसके पास अथॉरिटी है, वही जा पाएगा। हालांकि उस घर में घुसने का मतलब ये नहीं कि उनके कमरे तक पहुंच जाए, उस जगह पे जहां पे बैठे हैं उसका मतलब ये नहीं कि वहां पे पहुंचने के बाद अब उन तक एक्सेस कर पाओ। तो ये बैरियर है जो किसको किससे रोकता है वो नाम समझ में आ जाएगा। ब्लड ब्रेन बैरियर ब्लड के अंदर प्रेजेंट ड्रग को ब्रेन में जाने से रोकेगा। ब्लड प्लेसेंटल बैरियर ब्लड में प्रेजेंट ड्रग को प्लेसेंटा में जाने से रोकेगा, ये फीमेल एक्सक्लूसिव है। ब्लड टेस्टिस बैरियर ब्लड में प्रेजेंट ड्रग को टेस्टिस में जाने से रोकेगा, ये मेल एक्सक्लूसिव है। और ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो कॉमन टू ऑल है। तो इस तरीके से ये बैरियर है। फिर ये जब ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, उसका नेचर वैसा होगा, फिर वो काम करेगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा, मेटाबॉलिज्म होगा, उसका एक्शन होगा। तो यहां पे एग्जांपल है जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। अब बारी आती है फार्माकोडायनेमिक की। आई होप कि आपको फार्माकोकाइनेटिक समझ में आ गया होगा। लेट्स टॉक अबाउट द फार्माकोडायनेमिक, शॉर्ट फॉर्म है PD। फार्माकोडायनेमिक मतलब व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी। यानी कि अगर आप कोई ड्रग लेते हो तो कुछ ना कुछ सोच के तो लिए हो कि ऐसे ही चरा मुर्रा खाने के लिए ले लिए। आपने ड्रग लिया तो आप जरूर ड्रग से उम्मीद करते हो कि ये ड्रग मेरी इस बीमारी को ठीक करे, इस प्रॉब्लम को ठीक करे। सो वट एवर द एक्शन, वट एवर द इफेक्ट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द ड्रग इज सिंपली नोन एज अ फार्माकोडायनेमिक। अब इफेक्ट की मैं बात करूंगा, थेरेपेटिक इफेक्ट बाद में आ जाएगा। इफेक्ट का मतलब होता है असर, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा, इट डजंट मैटर। वो फायदा हो नुकसान हो बात की बात है, पर दिया किसने? ड्रग ने दिया। तो ड्रग जो भी रिस्पॉन्स देगा आपकी बॉडी के ऊपर वो फार्माकोडायनेमिक कहलाएगा। अब इसके 2 टाइप हैं, थेरापेटिक या फिर अनडिजायरेबल। थेरापेटिक मतलब जो आप चाहते हो, जिससे बेनिफिट हो, थेरेपी आपकी मिले। और अनडिजायरेबल मतलब जो फिलहाल उस सिचुएशन में नहीं चाहते हो। अनडिजायरेबल हमेशा हमेशा के लिए और हर किसी के लिए अनडिजायरेबल नहीं होता। ये डिपेंड्स करता है सिचुएशन टू सिचुएशन से। जैसे अगर आप कोई मेडिसिन कफ सिरप ले रहे हो तो आपको नींद आ रही है, तो ये नींद आना आपके लिए नहीं चाहिए था, तो हो सकता है कि आपके लिए अनवांटेड हो। कोई व्यक्ति इसीलिए ले रहा हो कि मेरा कफ से कोई मतलब नहीं, मेरे को
नींद बस आ जाए तो उसके लिए वो डिजायरेबल हो सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ये जो ड्रग है वो बॉडी के साथ क्या करता है, इसकी स्टडी को ही हम फार्माकोडायनेमिक कहते हैं। वेयर एंड हाउ डज द ड्रग एक्ट एंड व्हाट इज द रिस्पॉन्स, कहां कब कैसे ड्रग एक्ट करता है और उसका क्या रिस्पॉन्स होता है, इसकी स्टडी कहलाती है फार्माकोडायनेमिक, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका मेनली है कि ये ड्रग कैसे काम करेगा। ड्रग के काम करने के अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वीडियो अपलोडेड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। पहला और मोस्ट एक्सेप्टेड होता है रिसेप्टर इंटरेक्शन। किसी भी ड्रग के एक्शन के लिए रिसेप्टर पर बाइंड होना आवश्यक है, और खाली अकेला रिसेप्टर किसी काम का नहीं, खाली ड्रग किसी काम का नहीं। तो ये रिसेप्टर पे ड्रग जाके बाइंड होगा तब जाके एक्शन मिलेगा। तो इसके कॉन्सिक्वेंस में देखिए, पहला एगोनिस्ट, इसके ऊपर भी वीडियो हमने डाल रखा है, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट अब ये भी डाला देख सकते हैं। एगोनिस्ट जो बाइंड करे, जिसकी एफिनिटी हो, इंट्रिंसिक एक्टिविटी हो, एक्शन को उसी डायरेक्शन में प्रमोट करे, वो उसके सपोर्ट में काम करे, एगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट बाइंडिंग एफिनिटी तो हो सकती है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होगी, सपोर्ट नहीं करेगा उसी डायरेक्शन में, अपोज करेगा। और पार्शियल एगोनिस्ट, या उसको ऐसा बोल सकते हो कि आधा मदद करेगा आधा मदद नहीं करेगा। तो पूरी तरह से एगोनिस्ट नहीं है, पार्शियल आधा एगोनिस्ट है। उसके बाद उसका एंजाइमेटिक एक्शन के थ्रू वो काम करता है। कई ड्रग एंजाइम को एक्टिवेट करके काम करते हैं और कई कुछ ड्रग जो अलग होते हैं वो एंजाइम को इनहिबिट करके काम करते हैं, जैसे ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इसमें अगर आप बात करोगे जो एंजियोटेंसिन 1 को ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने का काम करता है। 1 इनएक्टिव होता है, इसके बाद ACE आता है आपके लंग्स से। ये ACE इस एंजियोटेंसिन 1 जो कि इनएक्टिव था इसे एक्टिव में कन्वर्ट कर देता है, तो वो हमारे लिए कन्वर्टिंग का काम कर रहा है। जब उसके कारण से बीपी बढ़ जाएगी तो आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में पढ़ोगे कि ACE इनहिबिटर आ जाता है जो उसको ब्लॉक कर देता है। तो ये हमारा एंजाइम के ऊपर काम कर रहा है। और आयन चैनल है, कई सारे मेडिसिन ऐसे होते हैं जो आयन चैनल के ऊपर काम करते हैं। जैसे यहां पे आप क्लियरली देख पा रहे होगे, ये हमारा आयन चैनल है, इस पे क्लोराइड ये आ रहा है, क्लोराइड का चार्ज नेगेटिव होता है, तो ये क्लोराइड यहां से मूव करके अंदर आ रहा है, तो ये क्लोराइड चैनल हो गया। अब जब इसको आपको ओपन करना है, जैसे एंटी साइकोटिक ड्रग में होते हैं जो उसमें ओपन करने का काम करते हैं, तो वो उसे ओपन करके अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देगा। किसी केस में आपको इसको क्लोज करना पड़ेगा, तो क्लोज करके वो अपना एक्शन देगा। यानी कि पूरी एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ आयन चैनल हो रहा होगा, ये उसके मैकेनिज्म में इंक्लूड हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा देखिए, डोज रिस्पांस रिलेशनशिप, इसका प्रैक्टिकल वीडियो अपलोड किया हुआ है रिसेंटली में। डोज रिस्पांस का क्या मतलब है, लिए गए डोज के रेस्पेक्ट में क्या रिस्पांस आ रहा है, इसकी स्टडी डोज रिस्पांस रिलेशनशिप, DRC भी इसको लोग बोलते हैं, या कर्व भी बोलते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप कर्व से मेंटेन होता है, कर्व दिख रहा है वो कहलाता है। किसी भी ड्रग का डोज बढ़ते जाएगा तो एक थियोरेटिकली एक पॉइंट तक, हमेशा नहीं, एक पॉइंट तक उसका रिस्पांस बढ़ता जाएगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसके बाद उसका रिस्पांस कितना भी ड्रग का डोज बढ़ा लो नहीं बढ़ेगा। उस पॉइंट को सीलिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे एक गिलास पानी ले लो जिसमें 500 ml अगर पानी रखा हुआ है, उसमें 1 चम्मच शक्कर डालो, घोलो, टेस्ट करो, मीठा लगेगा, 2 चम्मच डालो, 3 चम्मच, आप एक एक चम्मच बढ़ाते जाओ। जैसे जैसे चम्मच बढ़ाते जाओगे पानी उतना ज्यादा मीठा होते जाएगा। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप कितना भी पानी मिला लो, चाशनी के बाद अब और क्या होता है मुझे तो नहीं पता, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन वाटर इज सिंपली नोन एज चाशनी, ठीक है, सिरप। उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता। मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ड्रग यानी कि शक्कर का कंसंट्रेशन बढ़ाने के बाद भी उसका रिस्पांस यानी कि स्वाद नहीं बढ़ रहा, तो वो DRC में आप समझ सकते हो। तो यहां पे उसकी पोटेंसी, एफिकेसी, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। आप देख रहे हो बढ़ा रहे हो, बढ़ रहा है, एक पॉइंट के बाद स्टैग्नेंट हो जाएगा, एक पॉइंट के बाद ये रुक जाएगा और ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। थेराप्यूटिक इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और थेराप्यूटिक इंडेक्स को मैंने समझाया था आपको आपके मेन थ्योरी लेक्चर में। उसके बाद देखिए क्लिनिकल इफेक्ट क्या होता है। थेराप्यूटिक इफेक्ट अगर आपको चाहिए तो उसके लिए ये स्टडी आपको करनी पड़ेगी। लोअर ब्लड प्रेशर अगर हो गया है तो किसी किसी केस में उसको बढ़ाने के लिए ACE इनहिबिटर, अगर आप बढ़ा हुआ है ब्लड प्रेशर तो उसको कम करने के लिए यूज करोगे। उसके बाद एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिसिटी की स्टडी को समझने के लिए अगर किसी ड्रग का टॉक्सिसिटी हो रहा है तो वो किस डोज पे हो रहा है, किस मैकेनिज्म से हो रहा है, तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हो, इनहिबिट कर सकते हो। एंड जनरल क्लिनिकल गोल की अगर आप बात करें तो सेफ्टी और थेरेप्यूटिक एफिकेसी चेक करने के लिए आप इस फार्माकोडायनेमिक और थोड़ा फार्माकोकाइनेटिक दोनों को मिला करके यूज कर सकते हो। और यहां पे देखिए क्लिनिकल एग्जांपल एम्लोडिपिन यूज किया गया है। एम्लोडिपिन
एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का एक एग्जांपल है। अब यहाँ पे देख सकते हो वो चैनल तो क्लोराइड चैनल था, लेकिन उसी तरीके से कैल्शियम चैनल है। यहाँ पे देखिए पीके कॉल आउट, फार्माकोकाइनेटिक कॉल आउट क्या क्या है? एब्जॉर्ब, ये जो आपका एम्लोडिपिन है ये एब्जॉर्ब होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, यानी कि ओरल रूट से, बाउंड करता है प्लाज्मा प्रोटीन से, मेटाबोलाइज होता है लीवर में, उसका हाफ लाइफ लंबा होता है 30 से 50 घंटे, जिसको हम लोग समझा रहे थे हाफ लाइफ आधा टाइम होता है। अब इसी के फार्माकोडायनेमिक कॉन्सिक्वेंस में देखिएगा तो ये ब्लॉक करता है एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का एग्जांपल मैंने कहा, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ब्लॉक करने से वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ये वेस्कुलर स्मूथ मसल्स पे काम करता है और उसको वैसोडायलेशन करता है, यानी कि जो कॉन्स्ट्रिक्शन हो चुका है इसे रिलैक्स करने का काम करेगा। और फाइनली आपके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करेगा, जिसके लिए आपने लिया था वो असर आपको मिलेगा। तो कैसे कैसे काम किया ये पूरा सीक्वेंस है, बॉडी में उसको कैसा वेलकम मिला वो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। बॉडी में जाने के बाद वो अपनी तरफ से क्या क्या कर रहा है, कैसे काम कर रहा है और कैसे अपने उस टारगेट को पूरा कर रहा है जिसके लिए वो लिया गया था, उस ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहा है जिसको पूरा करने के लिए आपने उसे लिया था, उसकी पूरी स्टडी ये फार्माकोडायनेमिक में आ जाती है। सो आज के वीडियो में कंपेयर करते हुए मैंने आपको समझाया कि फार्माकोकाइनेटिक क्या है और फार्माकोडायनेमिक क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट भी है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में हुआ होगा। कोई भी डाउट है, कोई क्वेरीज है रिगार्डिंग दिस टॉपिक, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूंगा। यहां तक अगर आए हैं तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आप यहां पे आए हैं। संभावना बहुत कम है कि आप यहां तक पहुंचे होंगे, क्योंकि वैसे बच्चे यहां पे कम ही आते हैं जिनको डिटेल से नॉलेज लेना है। अगर आप आए हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। थैंक यू एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।